नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा, कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले सही और सटीक देने का प्रयास करता हूं। दैनिक समाचार में आज हम बात करेंगे टॉप खबर के बारे में। बिहार सरकार ने जो किया है, अन्य सरकारों ने वैसा अभी तक नहीं किया है। बिहार में जितनी भर्तियां आने वाली हैं, उतनी भर्तियां अभी तक किसी भी राज्य में नहीं आई हैं। तो यह एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। बीएड 2023 के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बीएड में अभी भी रुझान बरकरार है। आपको बता दें, छात्र अभी भी बीएड करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन से पता चल रहा है। पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, अग्निवीर को लेकर, टीजीटी पीटी में पदों की संख्या को लेकर, बी फार्मा को लेकर बड़ी अपडेट है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट 2023 देने वाले हैं और आपका सपना है पहले अटेम्प्ट में परीक्षा को क्लियर करना और नंबर को इंक्रीज करना, तो आपको बता दें, चक्षु प्रकाशन के द्वारा आपके लिए जबरदस्त एसटीडी गाइड तैयार किया गया है। इस एसटीडी गाइड के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। पहले प्रश्नों की क्वालिटी आप देख लीजिए कितनी बेहतरीन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, गजब के प्रश्न है, जिससे आपके नंबर इंक्रीज होने तय हैं। अब इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। इस बुक में आपको 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 4 सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 2018 से 2021 तक का होगा। 100% गारंटी अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। अगर परीक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी की जाए, किसी भी परीक्षा की तैयारी की जाए, तो गारंटेड आपके नंबर इंक्रीज होने हैं और आपको सफलता मिलना निश्चित है। उसी प्रकार से इस बुक को तैयार किया गया है। यह जान लीजिए, यह आपके लिए संजीवनी है, संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इसलिए इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। विश्लेषण चार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चक्षु प्रकाशन के एसटीडी गाइड और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी करते हैं, तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। आपको परीक्षा क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। आप यूपी टीईटी 2023 की परीक्षा आसानी से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अब यह बुक आपको कहाँ से मिलेगी? आप मार्केट में जाइए, किसी भी कॉपी किताब की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं। तो अभी जाइए, देर मत करिए। सबसे पहले बिहार सरकार की बात करेंगे। बिहार सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वह सराहनीय योग्य है। बिहार सरकार प्रतियोगी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला कर रही है। शिक्षक नियुक्ति के लिए आयोग, आपको बता दें, कैबिनेट ने नियमावली को दी मंजूरी। शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। बिहार में अब पहली से 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से होगी। इसके लिए आयोग परीक्षा लेगा। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार परीक्षा में बैठ सकेंगे। किस आयोग को परीक्षा लेने की जिम्मेदारी मिलेगी, राज्य सरकार यह बाद में तय करेगी। मेरी जहाँ तक जानकारी है, यह जिम्मेदारी बीपीएससी को मिल सकती है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो सरकार ने जो कहा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकार ने यह ऐलान किया है कि 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन जो भी नियुक्ति होगी चरणबद्ध तरीके से होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 1,75,000 शिक्षकों की भर्ती की गारंटी है, होना तय है। बाकी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 10 लाख सरकारी नौकरी रोजगार दिया जाएगा। अब देखना होगा इस लक्ष्य में सरकार कितना कामयाब होती है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जून माह से भर्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। पुलिस विभाग में, शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में और अन्य डिपार्टमेंट में भी भर्तियां की जाएंगी। तो आप यह फैसला कितना सराहनीय योग्य मानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश की। पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। यूपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। तो जो डाटा सामने आया है, उससे यही पता चला है कि पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। लखनऊ की बात करें, सहारनपुर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, आगरा की बात करें, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी, तो इन जिलों में आज से शुरू हो रही है प्रक्रिया। आपको बता दें, 9 मंडलों में पहले चरण में 4 मई को कराया जाएगा मतदान। 38 जिलों में 9 अन्य मंडलों में 11 मई को निकाय चुनाव होगा। तो निकाय चुनाव में सबसे अहम है वोटरों का मोड़। ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है निकाय का, और आपको मालूम होगा ईवीएम का विरोध भी होता है।
वैसे ईवीएम सही है या गलत है, इसका निर्णय चुनाव आयोग को लेना है। अगर मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट को लेना है, और जो चुनाव लड़े उनको लेना है, बशर्ते इस पर आरोप आज से नहीं बरसों से लग रहे हैं। बीजेपी नहीं थी तब भी आरोप लग रहे थे, और बीजेपी है तब भी आरोप लग रहे हैं। वैसे अगर ईवीएम को बैन करना होता तो सरकार अब तक कर देती, लेकिन वर्तमान सरकार ईवीएम के पक्ष में है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगहों पर ईवीएम बैन है। तो क्या ईवीएम में अगर पारदर्शिता नहीं है तो वास्तव में चुनाव आयोग को निर्णय लेकर ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विपक्षी दलों का मुंह भी बंद हो जाएगा, जो बार बार कहते ईवीएम खराब, ईवीएम खराब, ईवीएम खराब। तो बीजेपी को ऐसा करके एक बार यह साबित कर देना चाहिए वास्तव में ईवीएम में दम नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो खुलासा हुआ है कि पूर्वांचल के नगरीय निकायों में ओबीसी की आबादी सबसे ज़्यादा है। आबादी की अगर हम बात करें तो 42.19% है, जबकि मध्य यूपी के नगर निकायों में सबसे कम 27.55% है, और पश्चिमी यूपी में 37.53% है। यानी कि पूर्वांचल में जो कुछ करेंगे वह ओबीसी मतदाता करेंगे। अब देखना होगा कि ओबीसी किसके फेवर में वोट करते हैं, या देखने वाली बात होगी। अब हम बात करेंगे मौसम विभाग के बारे में। दोस्तों, हर एक जानकारी कलेक्ट करता हूं, सही आप तक पहुंचाता हूं। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार इस बार सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई जा रही है। सूखा भी कई राज्यों में पड़ सकता है। निजी पूर्वानुमान एजेंसी ने यह भी भविष्यवाणी की है कि देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में बारिश की कमी देखी जा सकती है। उसके मुताबिक गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जुलाई और अगस्त के मुख्य मानसून महीनों के दौरान अपर्याप्त बारिश होने की उम्मीद है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सीजन के दूसरे भाग के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। स्काईमेट के मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर बात करें, जतिन सिंह ने बताया कि ट्रिपल डिप ला नीना के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून में 4 बार से लगातार सामान्य से अधिक बारिश हुई है। अब ला नीना समाप्त हो गया है, अल नीनो की बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण बारिश कम हो सकती है। तो अल नीनो जब बढ़ता है दोस्तों तो बारिश कम होती है। तो इस बार किसानों को सतर्क रहना चाहिए और उसी हिसाब से खेती करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अग्निवीर भर्ती को लेकर। अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा 17 तारीख से होगी, लेकिन अग्निवीर को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी है, उस विषय में पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि CEE 17 से 26 अप्रैल तक प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा। इन शहरों में अम्बाला भी है, हिसार भी है, फरीदाबाद भी है, गुरुग्राम भी है। और दादरी सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल आनंद साकले ने यह जानकारी दी है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में अग्निवीर भर्ती को लेकर मामला गया था। सेनाओं में शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट की अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें अग्निपथ योजना को बरकरार रखने संबंधित दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना लागू होने से पहले रैलियों जैसे भर्ती अभियान में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा फैसला कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो कौन सी अदालत है जो अग्निवीर भर्ती योजना को रद्द कर सके। एयरफोर्स के जॉब एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अस्थायी लिस्ट में शामिल किया गया था और उन्हें रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया था और फिजिकल व मेडिकल टेस्ट भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कहती रही है कि उन्हें नियुक्ति पद सौंपे जाएंगे, जो कि कोविड महामारी शुरू होने के कारण विलंबित हो रहे थे। अभ्यर्थी अर्धसैनिक बलों में भी शामिल नहीं हुए क्योंकि वे नियुक्ति पत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। भूषण ने कहा कि अभ्यर्थी 3 वर्षों से नियुक्ति पत्रों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
यानी कि यह मामला नियुक्ति पत्र को लेकर है। जब सब कुछ करा लिया गया, नियुक्ति पत्र वितरित नहीं किया गया, जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला नहीं करना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसके फैसले के अधीन सभी को रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वह वज्रबाण है, उसके आगे सभी फीके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। अगली अपडेट है, प्रतियोगियों को डीजी स्कूल शिक्षा से मिला टीजीटी पीजीटी में पद वृद्धि का भरोसा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टीजीटी और पीजीटी में पद वृद्धि का भरोसा दिया गया है, लेकिन क्या पद बढ़ेंगे वास्तव में? इस पर मैं बात कर लूं और विस्तार से पूरी जानकारी दे दूं। देखिए, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने प्रतियोगी छात्रों को पद बढ़ाने का भरोसा मिला है। उनके द्वारा कहा गया है, प्रतियोगियों ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता समर्थ पीजीटी के 4163 पदों के लिए पूर्व जारी भर्ती विज्ञापन में पद बढ़ाए जाने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने मांग पत्र भी सौंपा था। प्रतियोगियों ने बताया कि चयन बोर्ड जुलाई में टीजीटी व पीजीटी के 4163 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी करता है, जिसमें करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अभी परीक्षा नहीं कराई जा सकी है। विज्ञापन के अनुसार पद कम हैं, तो सवाल है पद को इंक्रीज कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, पद इंक्रीज होने की संभावना तो मुझे अभी नहीं दिख रही है। अब जितने पद इंक्रीज की बात की जा रही, 12,000 13,000, नथिंग, ना के बराबर। और मैं आप समझता हूँ, आप भी समझते होंगे, मैं भी समझता हूँ कि इतने पद कभी नहीं बढ़ सकते हैं और बढ़ने के चांस भी नहीं है। हम उम्मीद कभी नहीं करते, आप उम्मीद करते तो करिए, बशर्ते जो भर्ती का विज्ञापन आया उसकी परीक्षा समय से हो जाए, भर्ती कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भर्ती में भी पेच फंसा हुआ है। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। बी फार्मा और डी फार्मा को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। प्रदेश सरकार ने पिछले एक वर्ष में स्थापित होने वाले बी फार्मा और डी फार्मा संस्थानों की संबद्धता और अनापत्ति दस्तावेजों की जांच कराने का फैसला किया है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के लिए अलग अलग जांच कमेटियों का गठन कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री SP गोयल ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कॉलेजों की मानक के अनुसार संबद्धता व अनापत्ति की जांच करवा कर रिपोर्ट में आए तथ्य अपनी संस्तुति के साथ भेजें। अब मामला क्या है, मैं आपको बता दूं मामला क्या है। सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले दिनों उच्च स्तर पर फार्मेसी संस्थानों की संबद्धता या अनुमति दिए जाने में मानकों का उल्लंघन किया गया है, मानकों को नज़रअंदाज किया गया है, जिसकी शिकायत भी मिली थी। इसके बाद 2022-23 में एक्टिव के स्तर से जारी की गई संबद्धता व 2023-24 के लिए शासन द्वारा जारी की गई एनओसी का सत्यापन कराने का फैसला हुआ है। 2023 से 24 में कॉलेजों के संचालन के लिए शासन स्तर से एनओसी दी गई, जिससे कि कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI के समक्ष मान्यता के लिए आवेदन कर सकें। इसी तरह 2022-23 के लिए प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा डी फार्मा के लिए जारी संबद्धता का सत्यापन कराने की बात तय हुई है। सत्यापन समितियों को बी फार्मा डी फार्मा कोर्स शुरू करने के लिए संस्थान स्तर पर पूरी किए जाने वाली मुख्य शर्तें, निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप व मॉडल भी उपलब्ध कराए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर कोई कमी पाई जाती है तो हो सकता है कि मान्यता भी रद्द हो जाए, अगर कमी पाई जाती है। वैसे जो भी लिया होगा तो सोच समझ कर लिया होगा, एनओसी जो भी मिली होगी सोच समझ कर मिली होगी, पूरा जांच पड़ताल के बाद मिली होगी। इससे संस्थान की मान्यता रद्द होने की चांस कम है। अगली अपडेट है बीएड को लेकर। बीएड में छात्रों का रुझान दिख रहा है दोस्तों। बीएड की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। बीएड में इस बार भी प्रवेश के लिए होड़ है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक 5.9 लाख छात्र छात्राएं पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि 4.15 लाख की फीस जमा हो चुकी है। माना जा रहा है कि बीएड में अभी भी रुझान बरकरार है। वहीं पंजीकरण के लिए अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय बाकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बीटीसी का रुझान कम हुआ है, बीएड का क्रेज बढ़ा है, बीएड का रुझान बढ़ा है। पिछली बार आए थे 6.72 लाख आवेदन। अब की बार रिकॉर्ड टूट सकता है या नहीं, या देखने वाली बात होगी। वैसे 10 अप्रैल तक बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए थे, तो 10 खत्म, रिकॉर्ड नहीं टूट पाया, लेकिन तब भी रुझान है। पिछली बार कितने आए थे? 6,72,456 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था, जो पिछला डाटा है। वैसे आगे कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। परीक्षा कब होगी चैनल के माध्यम से बहुत पहले आपको बताया गया है। आपको बता दें कि जितने भी लोग हैं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रिवाइज कर लें। जितना पेपर पहले आया था, जितना आप पेपर दिए हैं या बैक पेपर
प्रीवियस ईयर का पेपर आप थोड़ा पढ़ लें, गारंटेड है कि 20 से 25 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। 100% मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 20 से 25 नंबर इंक्रीज होने की प्रबल संभावना है अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लिया। और नीतीश कुमार ने जो खुशखबरी दी है आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में नीति सरकार का बड़ा फैसला हुआ है। 7वें चरण के शिक्षक बहाली का रास्ता साफ कर दिया गया है। शिक्षक अब सरकारी कर्मचारी के रूप में जाने जाएंगे। नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो अगर आपको इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, इस चैनल से जुड़ें। आप हमें सपोर्ट करें, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। चैनल को जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।